ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। तीसरे चरण के पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम की राजधानी गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात करते हुए कांग्रेस को घेरा। कहा, लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद उनकी पार्टी के आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार भाजपा और साथी पार्टी मिलकर 100 सीटों से अधिक जीत चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनता के आशीर्वाद से उनकी पार्टी 400 के लक्ष्य को पार कर लेगी। इसी के साथ जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना मामले में भी उन्होंने पार्टी के रुख को स्पष्ट किया और बताया कि भाजपा देश की मातृशक्ति के साथ है। जेडीएस नेता से जुड़े मामले में अमित शाह ने कर्नाटक सरकार को, जहां पे कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा का रुख काफी स्पष्ट है, पार्टी देश की मातृशक्ति के साथ है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से सवाल जवाब को लेकर के भी कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वहां किसकी सरकार है, वहां कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए क्या कुछ कहा अमित शाह ने। मित्रों, आप सभी जानते हैं 7 चरण के चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इस 2 चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्यों में मतदान हो चुका है। कुछ बाकी है, परंतु जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और इस कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे कि हम सबका विश्वास बने। मित्रों, आप सभी जानते हैं 7 चरण के चुनाव के चरण समाप्त हो चुके हैं। मैं आपको बता दें, यूपी की कैसरगंज सीट पर अभी तक बड़े दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बात करें भाजपा, सपा और बसपा की, तो प्रत्याशी का इंतजार है। ऐसे में सपा ने रणनीति तैयार की है। अगर भाजपा बृजभूषण को टिकट देगी तो सपा भी पहलवान को मैदान में उतारेगी। बता दें कैसरगंज में चुनाव 5वें चरण में है। यहाँ नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है और यहाँ से चर्चित सांसद बृजभूषण शरण सिंह के चलते इस सीट पर सभी पार्टियों की नजर है। वह बृजभूषण चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, पर भाजपा उनको टिकट देकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। उन पर देश की जानी मानी महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके तहत बृजभूषण को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। इस मामले में उनके खिलाफ केस भी चल रहा है। बृजभूषण ने दिल्ली की अदालत में मामले की नई सिरे से जांच कराने के लिए याचिका दायर तो की थी, जो खारिज हो चुकी है। ऐसे में उन पर यौन उत्पीड़न केस के आरोप तय करने का रास्ता भी साफ हो गया है। बताते हैं, इन्हीं सब स्थितियों के चलते भाजपा अब तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी के बारे में निर्णय नहीं ले पाई है। इन तमाम मुद्दों के साथ हम अपनी इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे खास पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बीजेपी से अजितेश जायसवाल, सपा से जैनुल अख्तर और कांग्रेस से मेराजुद्दीन, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल हम लेते हैं। जैनुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैडम जी। आपने पूरी डिबेट सुनी और जिस तरीके से बार बार बृजभूषण शरण सिंह पर ये जो टिकट को लेकर के जो बार बार असमंजस की स्थिति, क्या लगता है इस बार पार्टी क्या बृजभूषण का टिकट काटेगी या देगी भी? तो क्या उनके अंगे जिस तरीके से बोला जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो महिला पहलवानों को उतार देगी, टिकट देगी, क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये तो भाजपा का मसला है कि सिंह को टिकट देते हैं या किसी और को देते हैं, लेकिन कांग्रेस को जो है, कांग्रेस अपना राशि उतारेगी और बृजभूषण शरण सिंह का जो मामला रहा है वो
देश में महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया और जांच भी इन्होंने जो है अपना जो है न्यायालय में गए हैं, लेकिन आप जैसा बताएंगे किस कर दिया गया है। इस आधार पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी संभवतः टिकट नहीं देगी। अब दे या न दे उनका पर्सनल मुद्दा है, लेकिन वहां पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी और इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से वहां चुनाव लड़ रहेगी और सफलता भी प्राप्त होगी। जी, यही सवाल हम मेराजुद्दीन से पूछना चाहेंगे। मेराजुद्दीन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, बताइए। जी, क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है, बृजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट देती है भाजपा, तो कांग्रेस क्या उम्मीदवारों, महिला उम्मीदवारों को उतारेगी, पहलवानों को? जी, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार उतारना चाहिए और दूसरी बात यह है कि बृजभूषण की बात अगर आप हैं तो भाजपा दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वॉशिंग मशीन में धोने के बाद में सारे लोग तो साफ हो जाते हैं। भाजपा ज्वाइन करने में अगर बृजभूषण जी को टिकट दे भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, अजितेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा से। अजितेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल आपसे ये है कि बृजभूषण सिंह को लेकर के, टिकट को लेकर के जो असमंजस की स्थिति है, ऐसे में क्या लगता है भाजपा उन पर दाव खेलेगी? क्या वो रिस्क लेगी उनको टिकट देने के लिए कैसरगंज से? देखिए मैडम, हमारे यहाँ एक संसदीय दल की बैठक होती है। हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिकाएं तय की जाती है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। और ऐसा नहीं कि इसको टिकट नहीं मिला, उसकी कीमत कम है या उससे पार्टी ने, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट हो सकता है किसी नया जाए या टिकट दिया जाए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा। कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि भाजपा का एक प्रक्रिया होती है इस प्रत्याशी चयन का, जो है किसी को उपयोग हो सकता है, उससे भी अच्छी जगह करना हो। हमारे यहाँ कलराज मिश्र जी को नहीं दोबारा लड़ाया गया तो उनको राज्यपाल बना दिया गया। ऐसा बहुत सारे उपयोगिता होती है पार्टी में अलग अलग जगहों पे, तो इस विषय में कुछ कहना कुछ जल्दीबाजी होगी, जो है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जी, बार बार ये विपक्ष जो है ये बार बार ये सवाल उठाता है कि बीजेपी की सरकार जो है वो आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। देखिए, इस बारे में एक फर्जी चीजें फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसके ऐसा कोई बयान दिया है। जो बाबा साहब का जो संविधान के तहत जो आरक्षण मिला है एससी को, ये कभी न छीना जाएगा ना, ऐसा कोई बयान है। क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो जनता पहली बार करोड़ों को 10% दिया, पहली बार जो गरीब को 10% सरकार ने दिया है। काफी टाइम से वायरल हुआ है और देखा भी है काफी लोगों ने। जो वायरल हुआ है वो फेक वीडियो है, वो तो डीप फेक वीडियो है ना, वो तो डीप फेक वीडियो है। उस वीडियो को तो एडिट करके उसको तो वायरल किया जा रहा है। वो वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है। सोनिया गांधी जी के विषय में बहुत सारी चीजें दिल्ली के करिए, लोग क्या कहते हैं, सच क्या है, उसको जानने का प्रयास क्या करिए। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में फर्जीवाड़ा बहुत सारी चीजें वायरल कर देते हैं लोग। लेकिन आप ये भी एलिगेशंस लगते हैं, जिस तरीके से डीप फेक वीडियो के मामले पे आपने बोला, इस पर भी ये बार बार बीजेपी सरकार, बार बार विपक्ष खासकर कांग्रेस पर ये एलिगेशन लगा रही है कि ये इनकी ही रणनीति है। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर विपक्ष की तरफ से ऐसा कुछ होता है तो वो सच्चाई होती है, लेकिन अगर जो सत्ताधारी सरकार है उनकी तरफ से होता है तो उसको डीप फेक करार देते हैं और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग के स्टडी में डाल देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए मैडम, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले बेटा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो किसी को पच नहीं रहा है। देश आज हमारा आगे बढ़ रहा है, किसी को पच नहीं रहा है, पूरी दुनिया नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है। तो जो ताकतें यहाँ बैठी हुई, जिनके बाप दादाओं ने इस देश पे राज किया, उनको पच नहीं रहा है। तो तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं उस सरकार को गिराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार गिराने के लिए। ये देश की जनता की झांसे में नहीं आने वाली, जनता को पता है। उसके नेता जो आदरणीय मोदी जी हैं, उस पर उसको भरोसा है। अमित शाह का ऐसा कोई बयान नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। फर्जी एडिटिंग करके उसको इस तरह से फैलाया जा रहा है कि लोगों की नहीं ऐसे, क्योंकि इनकी बातों पे तो जनता को भरोसा है नहीं, तो किसी न किसी तरीके एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं इधर से हो रहा है तो जनता को उधर से, तमाम तरीके षड्यंत्र रचे जाते हैं। किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं आप? जी, भाई साहब कह रहे थे कि हमारे जो प्रधान
मतलब बेचने वाले घराने से निकल के आए हैं। ये इतिहास नहीं मालूम है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, मिसाइल मैन रह चुके हैं, वो भी कोई अच्छे परिवार से नहीं थे, वो भी नाव चलाने वाले घर से थे, वो भी कुछ बेचे हैं, उन्होंने भी अखबार बेचे हैं, वो भी इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, इतने बड़े राष्ट्रपति के ओहदे पे रहे, उन्होंने भी ये किया है। जरूरी नहीं मोदी जी की ये पच नहीं रहे हैं, ये चीज तो एक आरोप लगाने वाली बात होती है। जी जी अजितेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं बताऊं इनको, ये छटपटाहट है कांग्रेस पार्टी की, जो 2004 से 2014 तक सरकार में रही, मगर इतने घोटाले किए हैं, इतने उनकी सरकार में इतने घोटाले हुए कि देश की जनता ने उनको नकारते हुए मोदी जी को एक नई उम्मीद के नई जोश के साथ ले आया। अब मोदी जी ने 10 सालों में पूरा देश बदल दिया। इतनी गरीबों के लिए योजनाएं जिन्होंने, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे नौजवानों के लिए, चाहे किसानों के लिए, इतना काम उन्होंने किया है। आज पूरे भारत में कहता है कि उन्हें कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं दिखता। अजितेश क्या होता है, लेकिन क्या दिया है, 80 करोड़ लोगों को सिर्फ भाषण दिया है और ये नौकरी नहीं दी है, फिर भाषण दिया है, 2 करोड़ नौकरियां कौन चली गई, 1000 जो देते थे, देने का वायदा किया है। चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। केंद्र सरकार की सारी ऐसी व्यवस्था की गई है कि गरीबों को सीधे पैसा वहां से चल के आता है, तो यहाँ सारा जो जितनी योजना है सारा उसका लाभ डायरेक्ट उनके खाते में आता है। एक सुनियोजित प्लान, जिन गरीबों के खाते में पैसा आ रहा है, पहले उनके जनधन अकाउंट खुलवाया गया। एक प्लान, ये मोदी जी की ऐसी सोच थी देश के प्रति, देश के गरीबों, किसानों, जवानों के प्रति। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। 2024 में हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं, 400 के पार जा रहे हैं। कहीं कोई टक्कर इनके नेता लड़ने वाले नहीं है। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ की प्रत्याशी छोड़ के राशन कार्ड छोड़ दे रहा है, अपना नाम वापस ले रहा है। कोई देने के बाद अभी तक उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से कौन लड़े, कहाँ लड़ेगा, ये तय नहीं किया जा रहा है। मोदी जी का डर नहीं है, क्या है? ये उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है। एक एक करके बोलिए, अपना अपना पक्ष एक एक करके रखिए। आप उनकी बात सुन पाएंगे ना वो आपकी बात सुन पाएंगे। एक एक करके बोलिए। देखिए मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि गांधी परिवार तो मोदी जी से खुद ही डरी हुई है। मोदी जी के जनता के प्रति जितना उनको प्रेम मिल रहा है, उसका एहसास गांधी परिवार को स्वयं हो गया है। अमेठी में, रायबरेली में कौन लड़ेगा अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। बताइए, जो इनकी परंपरागत सीट रही है, जिसके वर्षों से परिवार लोग यहाँ लड़ रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नामांकन के आखिरी दिन चल रहा है, अभी तक कोई कैंडिडेट के नाम नहीं आ पा रहे। ये मोदी जी का डर नहीं हो सकता है? से कौन आ रहा है? जी, मेराजुद्दीन जी से सवाल है कि जिस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी की सीट भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही, और रायबरेली से तो प्रियंका गांधी ने तो खैर मना ही कर दिया, और राहुल गांधी का भी अभी एक तरीके से सस्पेंस बना हुआ है कि वो चुनाव लड़ेंगे अमेठी की सीट से या नहीं। रायबरेली से प्रियंका जी का ही नाम चल रहा है, लेकिन अमेठी से भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम है कि बीजेपी भी ये सस्पेंस में है कि कांग्रेस कौन से प्रत्याशी ला रही है, इसी वजह से ये भी अपने प्रत्याशी नहीं घोषित कर रहे हैं। शायद उनको डर है इस बात का कि पता नहीं कौन प्रत्याशी आ रहा है। तो किस बात का डर है? ये डर क्या है? नामांकन होने हैं, प्रत्याशियों के नाम सामने आने हैं, तो अमेठी में प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अमेठी में प्रत्याशी का नामांकन भी हो चुका है, प्रचार भी चल रहा है। हम तो तैयारी की है भाई साहब, 400 पार जा रहे हैं, 75 प्लस जा रहे हैं, हमारी तैयारी दिख रही है। जी, अभी रायबरेली से आपका प्रत्याशी नहीं है, अमेठी से तय है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत जल्दी राष्ट्रीय नेतृत्व प्रत्याशी घोषित करने वाला है। जी नहीं, यहाँ पे सोचने वाली विषय ये है कि जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उत्तर प्रदेश लड़ने की, आम प्रत्याशियों क्या हाल है। शिवपाल चाचा ने अपना टिकट वापस कर दिया है। पहले एक और उनके भतीजे थे धर्मेंद्र यादव को बदायूं भेजा गया, फिर वहां से ट्रांसफर को आजमगढ़ कर दिया गया। बड़े बड़े दिग्गजों का ये हाल है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या होने जा रहा है। देश की जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़ी है, योगी जी के साथ खड़ी है। प्रदेश की जनता प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये जो बार बार टिकट को लेकर के देरी और प्रत्याशियों के नाम को लेकर के जो सस्पेंस है, ऐसा भी है कि सपा के लिए कहा जाता है, सवाल मेरा इसी से जैनुल जी के लिए है। जैनुल अख्तर जी, आप हमें सुन पा रहे हो अगर, तो बार बार ये कहा जाता है कि सपा जो है वो अपने जो नामांकन है या जो तो प्रत्याशियों के नाम नहीं तय कर पा रहे, वो इसी वजह से क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे कि पहले भाजपा अपना नाम जो है वो डिक्लेयर करे पहले फ्रंट फुट। सही बात है, क्योंकि देखिए मैडम, कहीं भी जो टिकट दी जाती है वहां जो रूलिंग पार्टियां है उनका क्या समीकरण है, किस हिसाब से वहां कौन सा जाति समीकरण फिट बैठेगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस कास्ट की, वहां पे मतदाताओं की संख्या क्या है,
उसके आधार पे आदमी तय किया करता है। जी। तो एक दूसरे को लोग देख रहे हैं कि किस जात के लोगों को टिकट कांग्रेस देगी, तो किस जात के लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी देगी। उसी के काट छाट करके एक दूसरे की इंतजार कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। रही बात हमारे सहयोगी मित्र भारतीय जनता पार्टी के कहे कि राहुल गांधी जी जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हिम्मत तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी नहीं है। वो गुजरात प्रदेश छोड़ के उत्तर प्रदेश की शरण में है। ये जो है इन्होंने भी पलायन किया है, अपनी परंपरागत राज्य से, गृह राज्य से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। वहां की जनता इनको जो है मतलब फिट नहीं बैठती है, समझ नहीं पाती है। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए कि हिम्मत नहीं हो रही है कि कांग्रेस के राहुल गांधी चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ने। राहुल गांधी, गांधी परिवार देश के लिए लड़े हैं, देश के आजादी में इनका इतिहास रहा है, इन्होंने काम किया है, कुर्बानी दिया है। ऐसा बात न कहा जाए जिससे कि किसी इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े नेता का अपमान वाली बात समझ में आए। जी अजितेश जी। अरे भाई साहब, अपमान सुनिए, जनता ने अपमान किया है। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को अपना मत न दे के अपमान किया, उनको हरा के अपमान किया है। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो जो घटना है उसको बोल रहा हूँ। कहीं राहुल जी डरे तो नहीं हुए दोबारा लड़ने से? कहीं अपनी हार से तो नहीं डरे हुए हैं? मैं जो सच है, जो घटना घट चुकी है उसकी जिक्र कर रहा हूँ। अरे चुनाव के आखिरी नामांकन चल रहा है, सुन लीजिए भाई साहब, नामांकन का आखिरी दौर चल रहा है, 2-4 दिन बचे हुए हैं। इतने बड़े नेता हैं यहाँ पे, यार आपको तो जिगरा करके लड़ना चाहिए, बताना चाहिए मैं लड़ूंगा। जब सेनापति का ये हाल है, सेना का क्या हाल होगा, अंदाजा लगा सकते हैं आप जो है। वो तो आपको जानकारी है कि वो जो है केरला से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ रहे हैं। केरला से वो अपना जो है सीट वहां से लड़ रहे हैं। पिछले बार बिल्कुल नहीं है उनको, वो तो अपने जीत के लिए इसलिए डर है, जहां भाजपा नहीं है, डर के कारण इतनी दूर चले गए लड़ रहे हैं। वो तो ऐसा नहीं है, भाजपा नहीं है, भाजपा घुसी नहीं पाती है। इंडिया का सबसे टॉपर एजुकेशन परसेंटेज 100% आपके उत्तर केरल है, और वहां भारतीय जनता पार्टी अपना एंट्री भी नहीं कर पाती है। जहां पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता दर अधिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां घुसी नहीं पाती। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां राहुल गांधी जाके चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के कम पढ़ा लिखा लोग हो गया है? ये आप उत्तर प्रदेश का अपमान मत करिए भाई साहब। जो है राहुल गांधी को जिताने के चक्कर में उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान मत करिए। अब हमारा प्रदेश भी बहुत आगे है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सारी चीजों में आगे विकसित प्रदेश है हमारा। उत्तर प्रदेश हिस्से ही होके देश की राजनीति होती है। मैं उत्तर प्रदेश को ये बोल रहे हैं आप कर ही नहीं सकता। अपमान तो जो भाव के लोग आके उत्तर प्रदेश में जो है धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति होती है। आज अगर इतने ही मजबूत होते तो अपने अपने प्रदेश में अपनी अपनी राजनीति करते तो बाहर मोदी जी वहां जाके क्या बात है? ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि मोदी जी लड़ रहे हैं। पूरे काशी विश्वनाथ को काशी नगरी उन्होंने बदल दिया है। आज काशी इतना महानगर हो गया है, कभी आप जाके देखिए काशी की नगरी, आप कहेंगे मोदी जी की देन है। काशी के पास ही मैं रहता हूँ और काशी में जाता आता रहता हूँ। काशी भी देखा हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का शहर भी हमारे करीब है, 50 किलोमीटर की दूरी पे। ये भी मैं देखा हूँ कितना जो है तरक्की हुआ है। 10 साल होने जा रही है सरकार को, और आज तक गोरखपुर मेट्रो नहीं बन पाई, आज बनारस मेट्रो नहीं बन पाई। इतना मैंने तरक्की और विकास देखा है पीएम और सीएम के सरकार में। इन लोगों ने जो है कोई मतलब तकनीकी रूप से कोई डेवलप ही नहीं कर पाए। आज भी हमारा भारतीय संस्कृति का सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है बनारस को, और आज भी वहां मेट्रो स्टेशन नहीं शुरू हो पाया, गोरखपुर नहीं हो पाया। क्या हम बात करेंगे? क्या विकास किया, क्या काम किया शहर, और वहां पर मेट्रो नहीं स्टार्ट हुई है। जितने बनारस के स्टेशन है सबका कायाकल्प कर दिया है। आप गए नहीं है वहां लगा कायाकल्प होता तो मेट्रो बन जाता। पीएम का कंसेंसी लगा है, वहां पे इतने जगह हो जाते, बन जाते। बनारस की होती, काम कर होता, भेल होता, लेकिन कोई बेहतरीन कंपनी नहीं है भारत सरकार की जो वहां पे अधिकृत जमीन, वहां पे लोगों को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रोजगार दे। फैक्ट्रियां हैं, लोग वहां हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएगा। ऐसा गोरखपुर में हुआ है, न ऐसा पीएम के कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके बनारस में हुआ है। क्या हम मानेंगे?
ये तो सिर्फ जुमलों की सरकार है, सपना दिखाई जाती है। ये तो बार बार कहा जाता है जिस चलिए, तरीके से 4 जी। जून को 400 पार जब आएगा तो आप देखिएगा जो है। भाई साहब 2 चरण के चुनाव, मैडम हेलो जितेश जी, आपने 400 पार की बात कही है और खैर वो तो वक्त बताएगा ही कि 400 पार हुआ है या नहीं, विपक्ष उसको रोकने में कामयाब हुआ है कि नहीं, लेकिन ये तो बार बार ठीक है। लेकिन हम इससे पहले अख्तर जी के पास रुक करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी समय से। बिल्कुल मैडम, हम ये कह रहे थे 400 पार की जो बात कह रहे हैं भाई साहब, जी। अभी जो है 2 चरण के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता लोग हैं अब 400 भूल गए हैं। अब 400 पार का जो है हर सोशल मीडिया में आप देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जबरदस्त उनका विरोध नो एंट्री गांव में लिखा हुआ है। और मैं जिस क्षेत्र का हूं, मैं सलेमपुर लोकसभा 71 लोकसभा सीट से हूं। हमारे यहाँ के माननीय सांसद महोदय गाँव में जाने से वहां से जनता जो है नो एंट्री लगाती है और वहां से गाँव से बाहर कर दे रहे हैं लोग कि आपने 10 साल में कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया, किस आधार का 10 साल में तीसरी बार टिकट लेके आप आ गए। तो ये रहा है मामला 400 के पार का। और जैसे होगा आप देखिएगा, कहीं हमको लगता है कि 100 भी पार कर दे, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये बड़ी बात आप भी बोल रहे हैं कि 100 भी पार कर ले, क्योंकि 400 का कॉन्फिडेंस और फिर 100 पे भी ये इंडिया अलायंस का बता रहे हैं कि 100 की पार भी नहीं होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की मैं बता रहा हूं भाई साहब, इंडिया गठबंधन जो है की बात नहीं बता रहा हूं। जिस सलेमपुर की आप बात कर रहे हैं, 2014 में भी हम जीते हैं, 2019 में भी हम जीते हैं और 2024 में भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया है वहां पे। सलेमपुर के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने दिया है। लेकिन अजितेश जी, बार बार ये भी चीज जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस की बात हो रही है, और अभी 2 चरणों के चुनाव जो हैं वो खत्म भी हुए हैं और ऐसे में कई जगह चुनाव के बहिष्कार किए गए हैं। बोला गया है कि काम नहीं हुआ है, हम वोट नहीं देंगे, जनता ने बहिष्कार किया है, ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। मैडम मैं उसका सच बताऊं, यदि कहीं जनता है और जनता ने अब जिस नेता को चुना हुआ है अपना वोट देके, कहीं वो नेता लापरवाही किया, क्षेत्र में नहीं गया है, अब वो जनता नाराज है तो उसको हक है, इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन वो मोदी जी से नहीं नाराज है। देखिए, फर्क को समझने की प्रयास करिए। चुनाव के समय पे ही क्यों? इसीलिए हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जब कैंडिडेट का चयन होता है, जब लोकसभा का प्रत्याशी के टिकट वितरण होता है, तो बहुत सारा उसका प्रक्रिया बनाया गया है, बहुत सारे चरण बनाए गए हैं, बहुत सारी स्क्रीनिंग होती है, पूरी उसकी जमीनी रिपोर्ट सर्वे मंगाई जाती है कि क्षेत्र की जनता वहां संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है। अब ऐसा कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं नहीं हुआ, उसके प्रत्याशी के साथ नहीं हुआ है। कहीं जगह विपक्ष ने षड्यंत्र के तहत जो है किसी प्रत्याशी को टारगेट करके, जो मजबूत कैंडिडेट है, जिनको पता है कि इनके आते ही हम हार जाएंगे, उनकी छवि धूमिल करने के लिए, उनका छवि खराब करने के लिए जनता के बीच, ऐसे उनके ही कार्यकर्ता लोग, उन्हीं की पार्टी कार्यकर्ता लोग जाके वहां पे माहौल खराब करने का काम करते हैं। अब बताते हैं कि जनता ने इनको भगा दिया, जनता ने इनको नो एंट्री कर दिया। ये सारे विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता का ये चाल होता है। तो जितेश जी का सीधा सीधा जो निशाना है वो विपक्ष पर है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कभी कुछ ग्रामीणों ने कहा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो षड्यंत्र है विपक्ष। आपने देखा होगा कानपुर की घटना हुई थी, इन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता की गाड़ी पकड़ी गई, इन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता उसमें शामिल थे। तो ये सब इनके चलते थे, इनके असली चेहरे हैं। और देश की जनता नहीं, प्रदेश की जनता भी लगातार सारी चीजों को समझ रही। 2014 में बुरी तरह रहा, 2017 में बुरी तरह रहा, 2019 में बुरी तरह रहा, 2022 में बुरी तरह रहा, क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं है, ना नेतृत्व है। उजुल की बातें करेंगे, जनता के बीच गुमराहपुर बातें करेंगे, दंगा फसाद की बातें करेंगे, जातिवाद की बातें करेंगे। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, जिसमें हर जाति, हर समुदाय, हर मजहब आता है। अब इनके अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पीडीए की बात करेंगे, और जहां जाते हैं कभी पीडीओ को बताएंगे ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी बताएंगे सवर्णों के बीच जाएंगे पिछड़ा दलित अगड़ा बता देंगे। ये कंफ्यूज नेता है, इनको क्या करना है, क्या लड़ना है, क्या बोलना है, खुद ही नहीं पता है। अब मोदी जी का स्टैंड क्लियर है, सबका साथ सबका विकास, हर व्यक्ति के लिए जो सरकार कर सकती है वो काम करेगी, हर समाज के लिए, हर समुदाय के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जात के लिए, हर वर्ग के लिए काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और ये कंफ्यूजन, जी जैनुल अख्तर जी से सवाल है कि ये कंफ्यूजन अभी तक पार्टी में
इनसे बताइए ना, घोसी में जब चुनाव लड़ने गए, चुनाव से पहले भी मैडम एक मिनट, चुनाव के घोसी बाद में भी जब चुनाव लड़ने गए, सुधाकर सिंह जी समर प्रत्याशी थे, जब पूछा गया कि आपके पीडीए का क्या मतलब है, जब आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बना हुए हैं, प्रत्याशी ने आप समर दे दिया, कह रहे हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अगड़ा, मतलब जहाँ जैसा माहौल पाएंगे वैसा बयान देंगे। बाकी के पैनलिस्ट भी बैठे, बाकी के गेस्ट भी बैठे, उन्हें मौका दीजिए अजितेश जी। ठीक है, ठीक है। जानू अख्तर जी और मेराजुद्दीन जी, जिस तरीके से बार बार अजितेश जी ने ये चीजें बोली कि ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, सबका साथ सबका विकास इनकी प्रायोरिटी नहीं है, और इनका जो पीडीए है, वो पीडीए का जो एक डेफिनेशन है वो लगातार जो है वो उनके मूड के हिसाब से बदलता रहता है। काफी कंफ्यूजिंग पार्टी है, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग अभी भी है, अभी भी वो प्रत्याशियों को लेकर के असमंजस में है। देखिए, कंफ्यूजन कोई समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में नहीं है। हमारा एक पैनल बना है, हमारा जो है आपने देखी आप होंगी, जो आपका जो है मैनिफेस्टो आया है, उसमें हमने सबको रोजगार की बात किया है और कहा है कि जो युवा जो पढ़ना चाहते हैं उनको हम लोग एजुकेशन लोन देंगे, वो भी जो है फ्री हम देंगे। उसमें कोई जाति कोई वर्ग की बात नहीं की गई है, नौजवान विद्यार्थियों की बात की गई है। सबको हम आर्थिक लाभ देंगे, सबको हम चिकित्सा देंगे। हमने कहीं से कोई किसी जाति और धर्म के लोगों की बात नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आरोप लगाती है, आरोप लगाने से ही ये झूठ बोल बोल के सरकार में आते हैं लोग। और इन्होंने कहा कि मुसलमानों को कहा गया है कि दे दिया जाएगा, मकान दे दिया जाएगा, मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, उनको जो है घर दे दिया जाएगा। इस तरह के गलत आरोप, जबकि किसी भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस में इस तरह का कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर मेरी बात आपको सही न लगता हो तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकाल कर आप पढ़ लीजिए। अगर कहीं पे मुस्लिम नाम का आया हो या किसी जाति धर्म का नाम आया हो तो हम जो है आपके डिबेट में जो है माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन ये लोग गलत प्रचार प्रसार करके, हिंदू मुस्लिम करके ये वोट की राजनीति करते हैं और इसी तरह करके वो सत्ता में प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि इस बार जनता जो है इनको जान गई है कि जो है इन्होंने जो कहा था 15 लाख रुपए देने का, उन्होंने दिया नहीं। कहा कि स्विस बैंक में जितने काले धन लाएंगे, उन्होंने जनता को धोखा दिया। उसके बाद से कहा 2 करोड़ में रोजगार दूंगा, इन्होंने दिया नहीं। जनता के सामने जो है इन्होंने जो है झूठी वादा किया। उसके बाद से तमाम हर क्षेत्र में जो है सरकार की जो सरकारी जो कंपनियां थी, चाहे आपका भेल हो, वो बीएचएल हो, तमाम की कंपनियां इन्होंने बेच दिया। रेल, आपका एयरपोर्ट जो है निजीकरण कर दिया। जहाँ रोजगार की संभावना है, जहाँ हमारे पढ़ लिख के लड़के आईटी क्षेत्र से, मेडिकल क्षेत्र से, आपके इंफॉर्मेशन क्षेत्र से आके रोजगार के तलाश में महंगे दामों में पढ़ाई करते हैं, इलाहाबाद, दिल्ली और लखनऊ जाके कोचिंग की तैयारी करते हैं, रोजगार के लिए आप तैयारी करते हैं, उनको कोई रोजगार नहीं। आज वो जितना में जूता पहनते हैं उतने में वो अपने खर्चा चला पा रहे हैं। इस सरकार ने 10 साल में हमारा आर्थिक रूप से जीडीपी का स्तर देख लीजिए, बांग्लादेश के स्तर का हमारा उससे भी नीचे जा रहे हैं। ये पूरी इनकी 10 साल का देख लीजिए। हमारे ऊपर विदेश का कर्जा इतना बढ़ गया है कि हम कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं। जो आने वाला बच्चा जो पैदा होगा उसके ऊपर भी कर्ज बढ़ा हुआ है। ये स्थिति है इनकी। इन्होंने 10 साल में इतना उपलब्धि प्राप्त किया है। और हमारी जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमने साफ साफ कहा है कि हम रोजगार देंगे। हम 25 लाख केंद्र सरकार में हमारी जो है वैकेंसी खाली है। अभी केवल जो है खाली जो है उस पे हम पहले जो है नियुक्ति करेंगे। 25 लाख लोगों को केंद्र सरकार में, हर राज्यों में, स्टेट में जितनी भी सरकारें, जितने भी पद खाली होंगे जिस भी डिपार्टमेंट में, उसको हम योग्यता अनुसार भरेंगे। जितने पेपर लीक इनके सरकार में, हर पेपर लीक हमारे यूपी में पुलिस की भर्ती हुई है, पेपर लीक हुआ है। बिहार में भी बीपीएससी की परीक्षा हुई है, पेपर लीक हुआ है। तमाम पेपर लीक होते हैं और कोई इनका कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज लड़के अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पैसा लगा के फार्म भरते हैं, यहाँ से वहां इतना यात्रा करते हैं और इतनी ट्रेनों में भीड़ होती है कि जान जाने की संभावना होती है, लेकिन सरकार इसको कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही है और पेपर लीक करा के और उसके बाद से बच्चों को जो है सड़क पे छोड़ दे रही है। ये पेपर लीक न हो इसके लिए भी हमने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने रखा है कि पेपर लीक करने वाली कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं होगा। सारी चीजें हम जो है सिक्योरिटी के तहत काम करेंगे और लड़कों को रोजगार दिया जाएगा। स्वास्थ्य, तमाम तरह की बात को हम लोगों ने कहा है, किसी जाति और धर्म की बात नहीं किया है। ये हमारी जो है कहीं से कंफ्यूजन नहीं है। हमने रोजगार की बात किया है। और जो आज का जो गरीबों की राशन की बात है, आपको मैडम बता दे कि 2013 खाद्य बिल अधिनियम के तहत आपके जो है
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही चलाया कि आज गरीबों को उसी को कंटिन्यू चल रहा है। कोई गरीबों का खाद्यान्न का, इंदिरा आवास का, वो जो है तमाम तरह की योजनाएं जो भारत सरकार की चल रही है ग्रामीण इलाकों में, आवास का, इंदिरा आवास का, तमाम ये कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है। सबका साथ सबका विकास केवल ये नारा दिए हैं, काम इन्होंने नहीं किया है। सबका साथ सबका विकास इन्होंने जो अगर किया होता तो आज स्थिति नहीं ये होती कि लोग सड़क पे जो है इनका विरोध करते हैं। चुनाव का समय है, जा रहे हैं इनके प्रत्याशी गांव में घुसने, वोट लगा दिए हैं कि कोई इस गांव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इन न करे, नहीं तो जो है उनका ठीक है मेराजुद्दीन की भी हम इस पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है जानू जी, ठीक है जानू जी, मेराजुद्दीन भी कुछ कह रहे हैं, हम उनकी बात भी सुने। मेराजुद्दीन जी। जी 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 मेराजुद्दीन जी, बार बार ये जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, बीजेपी कहती है कि हमने काम किया है और गठबंधन कहती है कि हम तो भाई अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के बारे में बात करते हैं, उनको नौकरी देने की बात करते हैं, उनके लिए रोजगार कैसे पैदा हो, इन अवसरों के बारे में बात करते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करती है और बीजेपी इसे नकारती आ रही है और नकारती ये मैडम किसी से छुपा नहीं है। मैनिफेस्टो पूरा ऑल इंडिया में सभी लोगों का दिखा हुआ है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है और कांग्रेस का क्या है। कांग्रेस ने क्या बेरोजगारों को हर साल 1 लाख रुपए की नौकरी देने का वायदा किया है और उसके बाद में एजुकेशन लोन माफ करने का वायदा किया है। उसके अलावा भी काफी ऐसे काम किए हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में रोजगार संबंधित कोई अगर एक कॉलम भी हो तो किसी ने देखा हो तो वो बताए। जी, ये सिर्फ धर्म जात की राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रचार करते हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी लोगों को जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का प्रचार करती है। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद में एक पुल बनाया गया है जो भोलेपुर में बनाया गया है। माननीय भाजपा सांसद जो यहाँ से 10 साल से सांसद थे और जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अगर देवरामपुर के चश्मई दरवाजे तक का पुल बनाया जाता तो वो जरूरी था, जनता के लिए फायदा था, लेकिन उस पुल को बनाने के लिए सांसद जी परेशान हो जाते क्योंकि वो पुल उनके घर के पास से निकलता, वो पुल उनको नहीं बनाने दिया गया। अजितेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, मैं पहले बताऊं, इन्होंने भी बोला कि मनमोहन सिंह ने 2013 में खाद्य अधिनियम ले आया था। मैं इनको बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी 2013 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। 2013 में 9 साल होने के बाद जब 9 साल ये भूल गए थे गरीबों को, जब चुनाव के वर्ष में प्रवेश कर गया, इनको एहसास हुआ कि जनता तो नाराज है, जनता तो हमको चुनने वाली है नहीं। 9 साल ये सोए हुए थे। 10 साल जब प्रवेश किया 2013 में इन्होंने चुनावी मूड में, तब जाके खाद्य अधिनियम बनाया। तो कहने का आशय ये है, अभी राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे थे तो ये बड़े जोर शोर से जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे राहुल गांधी जी, बड़े जोर जोर से, जहां नहीं जा रहे थे कि हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो हम ये करेंगे। आजकल राहुल गांधी जी भूल गए जाति जनगणना पूरे इलेक्शन में। फिर लोकसभा चुनाव कैंपेनिंग चल रहा है, एक शब्द राहुल गांधी के मुंह से कोई सुन ले जाति जनगणना के मुद्दा तो मैं चैलेंज करता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े कंफ्यूजन नेता हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, क्या करना है। यहाँ कुछ बोलेंगे, वहां कुछ बोलेंगे, फिर जो बोलेंगे भूल जाएंगे। कुल मिला के मोदी जी का विरोध करना है, मोदी जी को गद्दी से हटाना है। तो ये देश की जनता समझ रही है कौन किसके शासन में देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, हाईवे का निर्माण हो गया, सड़कों का जाल बिछ गया पूरे देश में। ऐसा कोई गांव पगडंडिया गांव नहीं बची है, कोई ऐसा एरिया नहीं बचा है, जिला नहीं बचा है जो ब्लॉक तहसील की रोड होती। कभी मेरे जमीन पे इनको ले आइए, जो है जो ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ी रोड होती है, जो तहसील मुख्यालय, सब 4 लेन हो चुके हैं हमारे यहाँ। हमने इतने बड़े काम किए, हमारे यहाँ रोडवेज की बसें कभी शहरों के बीच जनता को रोजगार मिला हो, टाउन एरिया हमने जमीन पे बहुत सारे काम किए हैं। ये तो कहीं दिखाई ये जुमलेबाजी थी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, फिर से एक प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत के आ रही है। तो ये लोगों को पच नहीं रहा है। राजस्थान इनके हाथ से चला गया अभी 3 महीने पहले, छत्तीसगढ़ इनके हाथ से चला गया 3 महीने पहले। यही बहुत बड़ा कारण है लगातार मोदी कर रहे हैं कि अटैक करना, बिना किसी बात के, बिना किसी ठोस कारण के मोदी जी को निशाना बनाना, मोदी जी को नीचा दिखाना। मोदी जी के ऊपर प्रहार करते करते ये भूल गए कि देश की जनता इन सब चीजों से नाराज हो जाती है। मोदी जी पे किसी प्रकार की टिप्पणी देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। नहीं मैडम, 1 महीने बचा है, 1.5 महीने, 4 जून को आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। खैर 4 जून का तो पूरे देश को इंतजार है और वो तो वक्त बताएगा ही कि कौन प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाला है। जी कह रहे थे। जी ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को तसल्ली देने के लिए जनता की
इंतजार कर रहे हैं जब 400 पार। जी, आप अपनी बात जारी रखें। एक चीज बताना जी। जी, आप अपनी बात जारी रखें, जी, हम मैं- आपको सुन पा रहे हैं। हेलो। जी जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि राहुल गांधी जी पूरे चुनाव में नहीं बोल पाए कि जाति गणना के बारे में। मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है हमारे साथी को अखबार या न्यूज चैनल या समाचार सुनने में उनको या देखने में समय न मिलता हो या ध्यान न देते हो। आज के अखबार में, अगर मैं बता भी दे रहा हूँ, आज के अखबार में पेज नंबर 14 पे, अमर उजाला अखबार में, आपका गुजरात में पाटन है एक जगह, वहां पे राहुल गांधी कल के गए हुए हैं। उन्होंने कहा है, और आज अखबार में भी छपा है मैडम, स्पष्ट और बड़ी बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि सरकार बनी तो जाति और आर्थिक हम गणना कराएंगे, जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कांग्रेस पार्टी कराएगी, सरकार हमारी बनती है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया है। छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वो करती है चुनाव और बात करती है, सरकार आती है तो और बात करती है। तो इससे देखते हम पहले भी चुनाव में बोल रहे थे, आज भी राहुल गांधी बोल रहे हैं और सरकार बनी तो पूरी हम लोग बोल जी। तो इसमें कहीं से, आज के अमर उजाला में है भाई साहब को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो देख सकते हैं कि उन्होंने 14 पेज पे अमर उजाला में छपा हुआ है, सरकार बनी तो जाति व आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी कांग्रेस, राहुल गांधी। गुजरात से उन्होंने बोला है, माननीय मोदी जी के गृह राज्य है, जहां वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ते हैं, उसी राज्य से उन्होंने बोला है। जी, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें हैं। कहने का मतलब है कि जनता जाग चुकी है। हमारे भाई साहब गिना रहे थे 2022 में चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते। भाई आपने जीता, कभी आपकी हैसियत 2 सांसद की हुआ करती थी पार्लियामेंट में, आज आप बहुमत में हैं, 272 तक सीटें पाते हैं, लोकतंत्र है। अब आपका 2024 में क्या हश्र होगा? मणिपुर में आप जा नहीं सकते हैं, मणिपुर में क्या घटना हो रही है, नागालैंड जा नहीं सकते हैं, केरला में जा नहीं सकते हैं। आज यहाँ पे जिस राज्य में आप हैं, उस राज्य के जनता और आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता इतना नाराज हैं कि बूथ तक नहीं जा रहे हैं वोट देने के लिए। मत प्रतिशत घट गया है। आप अपने पन्ना उम्मीदवार का, अपने कार्यकर्ता का, आपको बूथ प्रभारी आपसे नाराज होकर घर बैठ गए हैं। जो मत प्रतिशत आपका जो गिरा है, वो ये बताता है, ये दर्शाता है। पहले आपने कामें नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो जनता को क्या कर पाएंगे? इसलिए आपका इस बार 2024 में विदाई तय है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 25 लाख केंद्र सरकार में जो रिक्त पद है उस पे नौजवानों को जो है नौकरियां मिलेंगी और ऑल ओवर इंडिया में स्टेट स्तर की जितनी भी हैं, हम पुरानी पेंशन देने की बात किए हैं, पुरानी पेंशन हमको मिलेगा जितने भी। ठीक है जैनुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ 3 पैनलिस्ट जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जनता को रुझाने में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि इस बार सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि क्या पार्टी पर बृजभूषण का टिकट जो रखा है, वो जो दाव है, वो पार्टी टिकट काटेगी या बृजभूषण को कैसरगंज से टिकट दे देगी। वही अमेठी से राहुल गांधी और बरेली से प्रियंका गांधी की सीट भी कंफर्म नहीं हो पा रही है। वहीं बीजेपी की सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है और तमाम तरीके के इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप है ये जारी है विपक्ष की तरफ से। वहीं सपा सूत्रों का भी कहना है कि अगर भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया तो उनकी पार्टी आंदोलनकारी पहलवान को यहां के रण में उतारेगी। इसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। सपा का टिकट घोषित होने में देरी का कारण भी यही है कि पहले भाजपा का प्रत्याशी घोषित हो जाए। बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 75 सीटें अपने पास रखी हैं और 5 सीट सहयोगी दलों को दी हैं। 75 में से बीजेपी अभी तक 73 सीटों की घोषणा कर चुकी है, जबकि 2 सीट बाकी है। ये दोनों सीटें कैसरगंज और रायबरेली की हैं। वैसे ही एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट नहीं मिल पाता तो भी बीजेपी उनके किसी नजदीकी या परिवार के सदस्य को ही टिकट दे सकती है। इस प्रकार यहां उनका दबदबा कायम रहेगा। कॉन्फिडेंट होने का यही सबसे बड़ा राज माना जा रहा है और इसीलिए वो क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए केकेडी न्यूज।